नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज नेशनल में। मैं हूं आपके साथ यश। तो देश विदेश की खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर करते हैं आज की हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी से अगला होकर तीसरे मोर्चे बनाने की मनबूते पर शिवसेना पानी फेरती हुई भी नजर आ रही है। देश दुनिया में कोरोना के एक नए वेरिएंट को लेकर हड़कंप मचा है, तो वहीं भारत में वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक दे दी है, तो वो राजस्थान में भी खतरा मंडरा रहा है। कांग्रेस की महंगाई के खिलाफ 12 दिसंबर को होने वाली रैली की तैयारी बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बगावत करते वाले सचिव पायलट खेत को लेकर मंत्रियों को विधेयक पर फिर तंज कसा है। सचिन पायलट ने कहा है कि वे तीसरे चेहरों में सभी समान एवं भविष्य गर्व में पीछे छूट गए हैं, तो उन्होंने किसी को पता भी लगने नहीं दिया था। हरियाणा के कथेल जिले के गांव गढ़ी निवासी एवं भाजपा के नेता संदीप गढ़ी को महिला आईएसआई ने दुष्कर्म करने के आरोप में CI2 पुलिस ने मुंबई के गिरफ्तार कर लिया है। आइए अब देखते खबर विस्तार से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यूपी से अलग होकर तीसरे मोर्चे बनाने की मंसूबे पर शिवसेना पानी फेरती हुई नजर आ रही है। शिवसेना ने सामना की संपादित में स्पष्ट किया गया था कि वे कांग्रेस को अलग करने का मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। शिवसेना ने कहा था कि वे कांग्रेस को राष्ट्रीय राजनीति से दूसरा फटकर सियासत करने का यानी कि मौजूद फासिस्ट राज की प्रवृत्ति को बल देने जैसा भी उनको ये कार्य बताया जा चुका है। शिवसेना ने यह भी लिखा था कि वे कांग्रेस की जिनका मतभेद है तो वह खत्म की भी यूपी को भी गाड़ियों से आने की बढ़ाई दे सकती है। तो सामने का संपादित में भी उन्होंने बताया था कि शिवसेना के खिलाफ है ममता बनर्जी ने भी मुंबई दौरे में भी कारण विपक्षी दलों की हलचलों में भी गतिविधि को रोक डाला था। कम से कम शब्दों के हवा के बाद उन्होंने बाण तो छूटे ही रखे थे। भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत विकल्प खड़ा करने के लिए भी एक मत से ही होकर, लेकिन इनके साथ अथवा तो बाहर भी रखे गए विपक्ष को भी इसमें शामिल किया जा चुका है। तो विवाद भी अभी क्षमने को नहीं है, तो दिन ब दिन विवाद भी अपना जो रूप है उसको भी बड़ा करता हुआ नजर आ चुका है। विपक्ष ये कह रहा है कि वे न्यूनतम सागना कार्यक्रम नहीं बताना चाहता था, तो उस भाजपा को समर्थनवान विकल्प देने की बात को भी उन्होंने छेड़ा था। अपने अपने राज्यों एवं टूटे फूटे किले संसाधनों को लेकर उन्होंने बताया था कि इसके साथ कम से कम एकमतता होने के लिए भी जरूरी उन्होंने बताया चुका था। उन्होंने बताया था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मदीन की तरफ से लड़ी थी, तो वे वहां से जीत भी हासिल की थी। बंगाल की भूमि पर भाजपा को चारों खाने चित करने का काम उन्होंने किया था, तो उनके संघर्ष को देश के परिणाम रूप भी गिनवाया जा सकता है। आज की स्थिति में देश एवं दुनिया में कोरोना के नवे ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर खतरा पूरे विश्व में मंडरा रहा है। तो भारत में भी वेरिएंट ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है और राजस्थान में भी खतरा मंडरा रहा है। तो बचाव के लिए वैक्सीनेशन पर जोर भी किया जा चुका है, तो जहां पर सरकार भी वैक्सीन को लेकर अनिवार्य करने का निर्णय भी ले रही है। वहीं पूर्व मंत्री एवं भाजपा नेता कोरोना के मरीजों को भी इलाज के लिए भी उन लोगों को सहायक रूप हो रही है। तो वहीं पर भाजपा सरकार के मंत्री रह चुके देवी सिंह भाटी का दावा है कि वे नींबू की 2 बूंद से ही कोरोना को चुटकी में भगा जा सकता है। पूर्व मंत्री के मुताबिक एलोपैथी में भी कोविड-19 का कोई इलाज नहीं है, तो इसकी चपेट में आकर डॉक्टर तक जान गंवा चुके हैं। लेकिन औषधीय नुस्खे यानी कि आयुर्वेद पद्धति से बीमारी का इलाज संभव है। तो पूर्व मंत्री जोधपुर सर्किट हाउस में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस बात को छेड़ा था। तब उन्होंने यह बात को कहा था कि विशेषज्ञों के मुताबिक नींबू के विटामिन सी होता है एवं जो इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अच्छी इम्यूनिटी कोरोना से ही लड़ने में मददगार होती है, तो लेकिन सिर्फ नींबू कोरोना का इलाज नहीं है। गोतल ने बताया था कि राजस्थान में भी 12 सितंबर को कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में महंगाई रोक की रैली भी निकालने की तैयारी में जुट चुकी है। इस पर सवाल उठा है कि उन्होंने कहा था कि वे कांग्रेस पार्टी को समझना चाहती है कि वे कोरोना वायरस कितना खतरनाक भी साबित हो सकता है। उन्होंने कहा था कि जब दिल्ली में भी परमिशन नहीं दी गई थी, तो राजस्थान में लोगों की जान लेने के लिए क्यों रैली का आयोजन किया जा रहा है।
कांग्रेस के द्वारा महंगाई के खिलाफ रैली का आयोजन करने की विचारणा चल रही है। तो वहीं पर 12 सितंबर को होने वाली रैली की तैयारी में बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी बगावत करने वाले सचिन पायलट खेमे के मंत्रियों एवं विधायकों पर सिर्फ तंजा कसा है। उन्होंने कहा था कि आप मंत्री इसलिए हो कि 80 लोग छोड़कर नहीं गए, तभी भी आज सरकार है और हम मंत्रिपरिषद की बैठक पर भी अभी तक डटे हुए हैं। रमेश मीणा, विश्वेंद्र सिंह एवं हीरा राम चौधरी को छोड़कर चले गए थे, तो 80 विधायक रुके और उन्हें छोड़कर नहीं गए थे, तो तभी वे सरकार भी बच चुकी है। सीएम निवास पर शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की अनौपचारिक बैठक में भी संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल एवं प्रभारी अजय माकम की मौजूदगी में ये गहलोत ने भी नाम लेकर पायलट खेमे के मंत्रियों के विधायकों को बगावत को याद भी किया जाएगा। सीएम ने अपने भाषण में मंत्रियों को अपने दरवाजे खुले रखने एवं और जनता की सुनवाई करने की नसीहत की भी। गहलोत ने कहा था कि वे कई मंत्री जबकि दरवाजे बंद भी रख सकते हैं, यह ठीक नहीं है, तो सबसे दरवाजे खुले होंगे तो और भी फील्ड में जनता को सुनना भी रहेगा। तो गहलोत ने बताया था कि वे सचिन पायलट कैप्टन की बगावत का जिक्र छोड़ दिया गया था, तो मंत्रियों के सुनवाई करने की नसीहत देने के दौरान भी गहलोत ने भी पायलट कैंप में भी मंत्रियों एवं विधायकों पर तेजी से हमला भी बोला था। गहलोत जब पायलट कैंप के विधायक एवं मंत्रियों के तंज पर पहुंच चुके थे, तो वहां पर पायलट कैप्टन के बाकी मंत्रियों को भी उन्होंने नहीं बुलाया था। लेकिन मुरारी लाल वेणु ने भी बैठे बैठे ही सीएम को कहा था कि मुख्यमंत्री जी, जब आप 1919 बोल बंद कर दीजिए, अब तो लोग भी समझ चुके हैं। हालांकि गहलोत ने भी मुरारी मीणा की बात पर ध्यान नहीं दिया था। खुद के सीएम बनने वाले सवाल पर सचिन पायलट ने कहा था कि वह चेहरे सभी भविष्य के गर्व के लिए है। उन्होंने कहा था कि मैं चुप इसलिए हूं क्योंकि आने वाली कल का जिक्र मैं कभी भी नहीं कर सकता। उन्होंने बताया था कि मेरा ऐसा मानना है कि किस्मत में जो लिखा होगा उसे कोई छीन ही नहीं पाएगा, और जो नहीं लिखा है उन्हें कोई कितनी प्रयास करेगा फिर भी उसे पा नहीं सकता। तो अपना काम करते रहो और काम के प्रति अपना विश्वास बनाए रखो, तो एक दिन किस्मत भी आपको साथ देकर बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। सचिन पायलट एक टीवी चैनल में कार्यक्रम में इस बात को छेड़ा था। तो अब चुनाव में कांग्रेस के जितने भी सीएम गहलोत के मजबूत होने के सवाल पर भी पायलट ने तंज कसते हुए कहा था कि वे चुनाव पार्टी लड़ते हैं तो केवल मैं तो अकेला ही लड़ रहा हूं। तो सिर्फ सीएम नहीं लड़ते, पूरा संगठन और पूरे कार्यकर्ता नेता भी उनके साथ लड़ते हैं। तो आप देखिए कि अब तक जितने भी अब चुनाव हुए हैं तो उसमें से अधिकांश में कांग्रेस की जीत ही हुई है, क्योंकि सबसे मिलकर चुनाव लड़ा है। तो कोई भी एक व्यक्ति कितना भी बड़ा नेता हो, बट ये गहलोत की नासमझी है कि वे अपने को ही हमेशा से श्रेय भी देते आए हुए हैं। उन्होंने बताया था कि चुनाव जीतना है तो साथ मिलकर लड़ना होगा, और साथ मिलकर लड़ने से ही चुनाव में लोग जीत सकते हैं। तो पब्लिक में भी मैसेज जाता है कि और वे तब लोग वोट भी किसे देने वाले हैं। अब क्या होगा या क्या नहीं होगा, ये तो अभी आने वाले परिणाम को देखकर ही तय हो सकता है। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की कैथल जिले के गांव में गढ़ी निवासी जसपा नेता गढ़ी को महिला आईएसआई ने दुष्कर्म करने के आरोप में CIO 2 पुलिस ने भी मुंबई से गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो आरोपी को भागने में मदद करने वाले एक अन्य आरोपी को भी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। तो वही दोनों आरोपी को आज अदालत में भी पेश किया गया था। पुलिस अधीक्षक एवं लोकेंद्र सिंह ने बताया था कि वे दुष्कर्म मामले में वांछित आरोपी एवं संदीप निवासी गढ़ी को भी CIA 2 प्रभारी एवं इंस्पेक्टर सोमवीर सिंह की भी अनुगवाही को लेकर SSI को प्रदीप कुमार हेड एवं कांस्टेबल नरेश कुमार, HP विजेंद्र सिंह तथा सिपाही जयवीर सिंह की भी टीम द्वारा जुहू मुंबई से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं आरोपी संदीप को भगाने में भी मदद कर रहे सुरेंद्र उर्ज काला निवासी रुखाना को भी लेकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया था। तो एक महिला एवं ISI को लेकर भी शिकायत उसके खिलाफ दर्ज करवाई गई थी। उसके अनुसार वह शादीशुदा है, वह लेकिन पति से अलग रह रही है। जनवरी 2016 में संदीप ने भी इसे मिल गया था, तो वह अविवाहित है, तो ये भी उससे शादी भी करना चाहता था। उसके जाति को लेकर वे बातचीत कर रहा था, तो उसके साथ उनकी गहरी दोस्ती एवं गहरा रिश्ता भी बन चुका था। इस दिन संदीप ने उसके घर में जूस लेकर पहुंच गया था, तो जिसे पीने पर वे बेहोश हो गए थे, और इसके बाद फायदा उठाकर हसन ने भी उस पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया है। साथ में अश्लील फोटो भी खींच ली थी। तो उसके बाद आरोपी ने भी उसे ब्लैकमेल करते हुए भी नजर आ रहा था।
साथ ही अप्राकृतिक संबंध बनाने के लिए भी बार बार उसे फोर्स कर रहा था। तो वर्ष 2018 में भी आरोपी उसके घर में ही 20 तोले का सोना भी निकाल गया था और उसे पूछने पर बताया था कि वे एक प्रकार की चोरी भी उन्होंने पुलिस में दर्ज करवाई थी। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के जुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते खबरें आगे की। कुंडली बॉर्डर पर आज किसान आंदोलन के फैसले का दिन है। संयुक्त किसान मोर्चे की इस महत्वपूर्ण मीटिंग में भी हिस्सा लेने के लिए हरियाणा, पंजाब, साथ साथ यूपी व राजस्थान में से भी किसान कुंडली बॉर्डर पर पहुंच रही है। किसान के एकाएक संख्या बढ़ती भी नजर आ रही है। तो वही देख पंजाब की अध्ययन बदियों को लेकर खाने का एवं रहने की व्यवस्था भी की गई है। उसके लिए अंगारों की संख्या में भी इजाफा किया गया है। तो वही पंजाब की महिला ने भी किसान के लिए खाना बनाना भी शुरू कर दिया है। वही किसानों ने कहा था कि वे इसके लिए पंजाब के किसानों से अपने टेंट भी सौंप दिए हैं, तो जिसमें किसानों को सर्दी से भी बचाया जा सकता है। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार घटने लगी है। तो वही पंजाब के किसानों ने भी बताया था कि वे कल अलग घर जाने की भी घोषणा को की जा सकती है। उन्होंने बताया था कि वे घर में वापसी के लिए नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बताया था कि इस कारण से ही वे एक दिन पहले से ही पंजाब के लिए खाना भी हो रहा है। वही दूसरा कारण यह है कि वे किसानों के लिए 26 व दूध की सप्लाई भी बंद हो सकती है। काफी संख्या में किसान अपने रुपए से लेकर दूध व सब्जी भी खरीद रहे हैं। इधर रोहतक में भी किसान आंदोलन को लेकर यूपी के भोजन विधायक नंदकिशोर गुर्जर की ओर से भी एक विवादित बयान को भी लेकर एएसके ननपाल रामावत की कोर्ट ने भी विधायक को नोटिस भी जारी किया था। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को भी होने वाली है। विदेश यात्रा से लौटे कई यात्रिकों के बारे में राजस्थान विभाग देखकर अभी जांच भी कर रही है। वही बिहार में हो या देश के अन्य शहरों में हो, यह पता भी नहीं चल रहा था कि ये है कौन। तो कई का मोबाइल नंबर तो बंद ही आ रहा है, तो और कोई सही सूचना भी नहीं दे रहे हैं। तो देश के अन्य राज्यों में नए वायरस के दस्तक के बाद भी बिहार में विदेश यात्रा से लौटे यात्रिकों की तलाश भी तेज कर दी गई है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों की बात करें तो पटना में गुरुवार की रात को तक कुल 560 लोग विदेश यात्रा से वापस आए हैं। तो वही जिसकी सूची भी लगभग 5 दिन पहले ही स्वास्थ्य विभाग को दे दी गई थी। तो महज 85 लोगों की आने की भी खबरें मिल रही है। तो वही अब तक 55 लोगों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। 20 रिपोर्ट का अभी तक इंतजार किया गया है। तो वहीं पर कोरोना के वेरिएंट को लेकर ओमिक्रॉन के देश में दस्तक भी दे दी गई है। देश में संक्रमण का मामला आते ही बिहार सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। तो वहीं बिहार में भी आने वाले विदेशी यात्रिकों की तलाश को भी तेज कर दिया गया है। शुक्रवार को पटना में भी विशेष टीम लगाई गई थी, तो जो विदेशी यात्रिकों की तलाश में भी अभी जुट गई है। इस काम में भी पुलिस की भी मदद भी ली जा रही है। तो भाई विदेश यात्रा से आने वाले की टेस्टिंग भी सही मायने से करने के लिए कार्यवाही को भी हाथ धर दिया गया है। तो खतरे की घंटी भी अभी नहीं टली है। खतरे की घंटी अभी भी हमारे सर पर तलवार की तरह मंडरा रही है। विदेश यात्रा से वापस आने के बाद भी यात्री कहां है और किस किस के संपर्क में आए हैं, इसकी भी कड़ी खंगना बड़ी एवं चुनौती भी सामने आ रही है। एक भी यात्री कोरोना का पॉजिटिव हुआ तो उसकी जांच में डिटेक्ट होने से पहले ही वह लोगों के संपर्क में आया तो खतरा और भी बढ़ सकता है। अब तक जो भी मामले आए हैं उसमें से साफ हो गया है कि वे वायरस के नए स्ट्रेन में भी लोगों की संक्रमित करने की क्षमता काफी अधिक बताई जा रही है। प्रयागराज के टूरिस्ट बंगलों में भी 2 दिन के लिए सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी मौजूद है।
यूपी में होने वाले 2022 के विधानसभा के चुनाव को लेकर उम्मीदवार बनने के लिए आवेदन करने वालों को यहां पर बुलाया भी जा रहा है। प्रदेश के 14 अपवादों को लेकर आने वाले कांग्रेसियों को लेकर यहां पर टिकट के लिए भी इंतजाम किया गया है। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की मेंबर वर्षा गायकवाड़ आवेदनों को लेकर भी सवाल जवाब कर रही है। शुक्रवार देर रात तक वहां पर कांग्रेसियों ने भी पक्का जा रहा था। तो वहीं शनिवार को भी वहां पर यहाँ कई जिलों में भी आए टिकट को भी दावेदार का इंटरव्यू भी किया गया था। उसके बाद भी वे हाईकमान की ओर से टिकट फाइनल किया जाएगा तो कांग्रेस की टिकट के लिए संघर्ष भी लोग कर रहे हैं। शुक्रवार की शाम प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुरा, मरीजापुर एवं सोनभद्र व अन्य जनपदों में भी सैकड़ों की संख्या में यहां पर कांग्रेसी जुट रहे हैं। तो यहां पर एक आवेदन को अंदर भी बुलाया जा चुका है तो और उनकी पार्टी से जुड़े सामान्य सवाल भी उन लोगों को पूछे जा रहे हैं। इंटरव्यू देकर बाहर निकलते ही कांग्रेसी ने ठिकाने पर लगाया गया था तो अपने साथियों को कहा प्री दिग्गांश को लेकर भी उनसे बातचीत की गई थी। भारतीय किसान यूनियन में राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दावा किया है कि वे संयुक्त किसान मोर्चा पूरी तरीके से एकजुट हो गया है। कुछ लोग गलत प्रचार कर रहे हैं कि सरकार जब किसानों से बातचीत के लिए तैयार है तो किसान की जो मांगे हैं वे सरकार उसका भी समाधान निकालकर सरकार को किसान पर दर्ज मुकदमे वापस करने होंगे, क्योंकि अब अकेले यूपी के किसानों का मामला नहीं है, ये पूरे देश के किसानों से जुड़ा मामला है। हरियाणा में भी किसान एवं सरकार की बातचीत हो गई थी तो वहां पर कुछ सहमति भी बनती हुई नजर आ रही थी। अब बातचीत होगी तभी आने का समाधान निकलेगा। तो उन्होंने बताया था कि सरकार उन मतों को लेकर भी मांगे भी पूरी करनी रहेगी। आंदोलन खत्म नहीं होगा तो संयुक्त किसान मोर्चा की शनिवार को बैठक भी होने वाली है। ऐसा नहीं है कि वे संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एकजुट है, यह अकेले ही उत्तर प्रदेश के किसानों का मामला भी नहीं है, पूरे देश में किसानों से जुड़ा मामला भी है। तो कई भी किसान नेता अलग अलग भी नजर नहीं आ रहे थे तो सब अब तक साथ भी सब लोग खड़े हैं। तो वही देश में किसानों की मांग के लिए भी लड़ा भी जा रहा है। सरकार बातचीत करते हुए उन्होंने बताया था कि वे पूरी तैयारी में है ताकि आने वाला यह जो निकल है उसे भी अकेले यूपी के किसानों का आंदोलन भी नहीं माना जाएगा। पूरे देश के किसानों का यह आंदोलन है एवं देश का हर कोने का किसान भी अब इसमें जुड़ चुका है। यूपी के किसानों की समस्या होगी तो यूपी स्तर पर मांग रखेगी, लेकिन अभी तो पूरे देश के किसानों की समस्या है। यह पूरे देश में किसानों के लिए अब एक बड़ा प्रश्न भी बन चुका है। नागरिक किसान चुनाव की रसगर्मी को लेकर बड़ी तेजी भी नजर आ रही है। वही नामांकित देखिए को लेकर आखिर दिन तक बिरगांव से भी कांग्रेस एवं भाजपा नेताओं को जमकर शक्ति प्रदर्शन भी किया था। दोनों ही दलों के नेताओं में रैली एवं और सभा के बाद भी पूरे दल बल को लेकर साथ में नामांकित किया गया था। तो इसके साथ साथ कांग्रेस ने भी भूपेश सरकार की जनहितेश को लेकर योजना के सहारे चुनावी मैदान में भी उतरने की बात को छेड़ा था। भाजपा ने कहा था कि वे जनता के साथ ही खड़ी है। तो उन्होंने बताया था कि पिछले 3 सालों में भी सरकार ने आखिर कितने बड़े पूरे कार्यों को भी किया गया है। तो बिरगांव चुनाव को लेकर प्रभारी वीरेंद्र सिंह बोले थे कि विधायक की सक्रियता और उनके काम को लेकर भी वे पूरी दृढ़ता बता रहे हैं। तो वहीं पर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा था कि सरकार के जनहितेश फैसले एवं उसकी नीतियों को लेकर जनहितकारी में भी फैसला लेने वाली है। इसका कायदा हमें नगरीय एवं निकाय चुनाव को लेकर अवश्य देखने को मिलेगा। तो इस दौरान भी मोतीलाल एवं दिवंगन राजेंद्र साहू, रुधोराम वर्मा एवं पंकज शर्मा, शिव सिंह ठाकुर, राजेंद्र पप्पू बंजारे एवं सहदेव व्यवहार, आशीष दुबे और जादी भी मौजूद थे। भाजपा के विरमगाम चुनावी प्रभाव नारायण दोपल ने कहा था कि वे नगरीय निकायों को लेकर भी एवं भाजपा के जनप्रतिनिधि को लेकर वे सरकार के पिछले 3 साल से पक्षपात भी कर रही है। इस दौरान भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। तो सभी निकायों को लेकर विकास में भी मूलभूत काम भी ठप है। भाजपा के 15 साल के कार्यकाल में भी जहां निकायों का खुरमुरी बता जा रहा है तो उन्होंने बताया था कि वहां पर कांग्रेस ने भी मूलभूत समस्या का ही ख्याल भी नहीं रखा था। जिलाध्यक्ष श्री चंद्र सुरानी ने कहा था कि वे रैली में उमटी भीड़ एवं जनता के समर्थन के बात को भी उन्होंने छेड़ा था। पूर्व विधायक नंदे साहू ने कहा था कि वे कांग्रेस सरकार के बिरगांव का विकास रुक गया है। तो वहीं पर प्रदूषण की समस्या भी विकराल स्वरूप अपना धारण कर रही है। सरकार को इस पर भी विचार विमर्श करना बनता है।
छत्तीसगढ़ के जशपुर में भी तत्फल गांव एवं नगर पंचायत अध्यक्ष श्याम नारायण गुप्ता को छेड़छाड़ के मामले में भी फंसाया गया है। उसकी नौकरी यानी कि नौकरानी के अपने 14 साल की बेटी से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया है। इसके बाद उनके खिलाफ पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं पर फिलहाल पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक घटना 29 अक्टूबर की है और नगर पंचायत के तत्थलांग के उपाध्यक्ष एवं बीजेपी नेता श्याम नारायण गुप्ता के मकान में नौकरानी काम कर रही थी। तो उसमें नौकरानी उसके घर पे कामकाज के लिए भी आती जाती रहती थी। तो घटना वाले दिन उसकी 14 साल की बेटी भी उसके साथ थी। तो आरोप है कि अकेले अध्यक्ष उपाध्यक्ष गुप्ता ने उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ भी की गई थी। घटना के बाद नौकरानी ने काम छोड़ दिया गया था। तो वह भी बताया जा रहा है कि वह शिकायत के लिए भी थाने में भी गई थी, लेकिन सुनवाई नहीं की गई थी। तो इस पर महिला एवं रायपुर पंचवानी को लेकर उच्चाधिकारियों को लेकर वे शिकायत के लिए पहुंची थी। तो जिसके बाद मामला भी दर्ज हो चुका है। पुलिस ने को पोक्सो एक्ट और एवं धारा 354 में रिपोर्ट भी दर्ज करवाया गया था। इस मामले में पुलिस फिलहाल को लेकर जांच भी कर रही है। तो श्याम नारायण गुप्ता की कितनी भाजपा से बड़े नेताओं में भी इसमें शामिल भी हो सकते हैं। वही पार्टी में भी अलग अलग पदों पर रह चुके हैं और इसके बाद नगर पंचायत उपाध्यक्ष तक भी वे बन चुके हैं। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस का दावा किया है। दिल्ली शहर सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में भी सिंगापुर, पेरिस जैसे देशों में आगे निकला है। सीएम ने दावा किया था कि वे जब तक दिल्ली में है तब तक 1,75,000 सीसीटीवी कैमरा भी लग चुके हैं। इस मामले में दिल्ली ने भी लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर एवं पेरिस को भी पीछे छोड़ दिया है। सीएम ने कहा था कि एक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति वर्ग मील में लगे सीसीटीवी कैमरे को लेकर मामले में भी दिल्ली एवं दुनिया को 150 शहरों में भी पहले नंबर पर आ रहा है। उन्होंने कहा था कि लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर, पेरिस काफी आगे है, बट कोई तुलना भी नहीं कर सकता कि अब सीएम ने भी दिल्ली एवं चेन्नई के 3 गुना और मुंबई से भी 11 गुना ज्यादा कैमराज दिल्ली में लगवाए हैं। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में प्रति वर्ग मील 1,826 सीसीटीवी कैमरा है, तो जबकि सर्वेक्षण में भी दूसरा स्थान हासिल करने वाले लंदन ने भी 1,138 कैमरे फिट करवाए थे। दिल्ली सरकार के केजरीवाल द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरे से पुलिस को क्राइम सॉल्व करने के मदद मिल सकती है। तो वहां पर सीएम ने कहा था कि आने वाले दिनों में भी दिल्ली में 1,40,000 सीसीटीवी कैमरा और भी अलग अलग जगहों पर लगाया जाएगा। इसके बाद दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे की संख्या भी 41,800 के आर पार भी हो सकती है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन अब तक दुनिया भर में 30 देशों में 5 हो चुका है। उसके साथ साथ 13 यूरोप में भी ओमिक्रॉन के केस दर्ज हुए हैं। तो वहीं पर ओमिक्रॉन के मुकाबले के लिए अधिकांश यूरोप देश कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज एवं सख्त लॉकडाउन की रक्षा एवं कवच के रूप में भी बड़ा फॉर्मूला अपना भी सकती है। जर्मनी के बिना भी टिके अलग अलग लोगों को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर जाने की पाबंदी लगाई गई है। तो वह शुक्रवार से ही नया नियम भी लागू कर सकती है। यूरोपीय देशों में भी बेल्जियम एवं ऑस्ट्रेलिया से भी बड़ी प्रतिबंध लागू किया जा सकता है। तो लेकिन इन देशों में भी पाबंदी का विरोध भी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे इस प्रकार के प्रतिबंध और उनकी आजादी के खिलाफ है। तो साथ में ही कुछ देशों ने भी कोरोना के बूस्टर डोज को भी ओमिक्रॉन से मुकाबले में उतारा है। ब्रिटेन के कोरोना के बूस्टर डोज का दौर शुरू हो गया है। तो वहीं पर ब्रिटेन ने भी चौथी एवं 5वीं डोज के लिए लगभग 1.25 करोड़ अतिरिक्त डोज की भी तैयारी कर चुकी है। ब्रिटिश सरकार ने इसकी खरीदी को भी रोक लगाया गया है। तो वहीं पर फ्रांस सरकार के अगले कुछ दिनों में अपनी नागरिकता के लिए बूस्टर डोज का अभियान भी छेड़ने का दावा किया है। लेटेस्ट के प्रकाशित एक शोध के अनुसार वे वैक्सीन के कॉम्बिनेशन बूस्टर की तैयारियां कर रही है। तो वे वैक्सीन काफी प्रभावी भी बताई जा रही है। तो ब्रिटेन में लगभग 3,000 लोगों पर एक नाराजगी व्यक्त की जा रही है। तो वहीं पर अध्ययन के सामने आने के बाद भी लोग बड़ी मात्रा में वैक्सीन का बूस्टर डोज लगवा सकते हैं, वैसे भी एक बात सामने आ रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देहरादून की विजिट पर है, तो वहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करने के अलावा 18,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजना का शिलान्यास तथा लोकार्पण भी किया था। प्रदेश भाजपा महामंत्री कुलदीप कुमार ने यह शुक्रवार को बताया था कि वे प्रधानमंत्री दोपहर करीब 12:30 बजे रेली स्थल पर एवं परेड ग्राउंड भी पहुंचे थे। विकास परियोजना को लेकर लोकार्पण किया था, तो शिलान्यास करने के बाद जनता को भी उन्होंने संबोधित किया था। मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पित की जाने वाली बड़ी परियोजना में 120 मेगावाट की व्यासपी एवं पनबिजली परियोजना एवं चारधाम ओवरलेट सड़क परियोजना का राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर देवप्रयाग पर श्रीकोटा के बीच एवं 38 किलोमीटर लंबा हिस्सा शामिल है। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि वह ओल वेदर सड़क पर परियोजना के तुरंत ऋषिकेश, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ब्रह्मपुरी और कोडियाल के बीच में भी 33 किलोमीटर के हिस्से का भी उद्घाटन करने वाले हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री 7 विकास परियोजना का लोकार्पण करने वाले हैं, तो वहीं पर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एवं बद्रीनाथ के लिए भी 220 करोड़ रुपए की आधारभूत संरचना का विकास एवं परियोजना की आधारशिला भी रखने वाले हैं। दिल्ली दून एवं एक्सप्रेस को लेकर भी उन्होंने बताया था कि वे दोनों शहर के बीच की दूरी वर्तमान 248 किलोमीटर में घटकर 180 किलोमीटर भी रह जाने वाली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा था कि इसके बारे में भी इस परियोजना को पर्याप्त किया जाएगा, तो वही क्षेत्रों में भी औद्योगिकरण को बढ़ावा भी मिलने वाला है। पलायन पर रोक लगाया जाएगा एवं पर्यटन क्षेत्रों को लाभ होने से आर्थिक मजबूती भी बन सकती है। कोरोना अपना नया स्वरूप धारण करके पूरे विश्व को अपने कब्जे में ले रहा है। वहीं कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अभी देश एवं दुनिया में भी दहशत का माहौल फैला हुआ है। इस बीच हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्रालय अनिल विज बड़ा बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि वे कोरोना के लिए एक नई वेरिएंट लड़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग को पूरी तरीके से सक्रिय भी कर दिया गया है और स्वास्थ्य विभाग को भी कोरोना से लड़ने का अनुरोध किया है। तो उसने बताया था कि इसके साथ उन्होंने कहा था कि वे कोरोना की पिछली 2 लहरों में भी हमारे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी ने भी सफलतापूर्वक अपना कार्य प्रस्तुत किया था। इसके अलावा उन्होंने बताया था कि वे बीज के लिए राज्य के सीएम एवं ऑक्सीजन के लिए लगभग 90 प्लांट को भी स्थापित किया गया था और उनके संचालन करते हुए उन्होंने बताया था कि आदेश के लिए भी अभी काम भी उस पर चल रहा है। लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उन्होंने बताया था कि सरकार हर तरीके से कार्य कर रही है एवं उन्होंने बताया था कि वे संस्था के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को एक मशीन निशुल्क प्रदान किया गया है, तो जिसको संचालित करवा भी दिया गया है। उन्होंने कहा था कि इस मशीन के मार्फत जीनोम सेकिंग का काम होने का भी शुरू हो गया है। तो वहीं पर बीज ने कहा था कि वे जीनोम सेकिंग के लिए भी पहले से सभी नमूने दिल्ली में भी भेजने पड़ते थे और दिल्ली में भी जीनोम सेकिंग का पता करने में भी देरी लगती थी। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि वे हम ओमिक्रॉन वेरिएंट के लड़ने के लिए भी पूरी तरीके से अब तैयार है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए भी उन्होंने बताया था कि इसके द्वारा राज्य में भी मिला उपायुक्त पुलिस एवं उपायुक्तों पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस अधीक्षक को लेकर अवेयर मैसेज भी किया गया है। तो लोग भी बड़ी सख्ती से उसका पालन कर ये भी उन्होंने अनुरोध किया था। फिलहाल देश विदेश की खबरों में इतना ही और देश विदेश की खबरें जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार।